पे फिर से कुछ कुछ शुरू हुआ है सर, जो सीबीडी चीज वाला है उस पे इसलिए। ठीक है। अच्छा, आज का न्यूज़ देखे हैं क्या आप लोग? यस सर। यस आज का कुछ न्यूज़ बताइए। सर बिहार ने जो विधानसभा का पोलिंग हुआ उसका रिकॉर्ड बनाया है, हाईएस्ट है 64% आज तक। हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज। ओके। सर जी। मुझे मुझे ना मतलब मैं 4 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है बैच, तो मुझे आपसे बात करनी थी। तो हेल्प डेस्क वाले नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सर, एक न्यूज़ है कि सर वो दक्षिण अफ्रीका के लिए जहाज जा रही थी, तो वो सोमालिया में कुछ जो तत्व थे वहां पे लूट लिए हैं वहां का जहाज को, भारत आप के लोग जहाज। वैसे न्यूज़ पे ज्यादा फोकस करें जो इंटरव्यू पर्पज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर जिससे एक इम्पोर्टेंट सामान्य न्यूज चर्चा। जी बताइए। एक इम्पोर्टेंट न्यूज था कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड जो वार्ता है वो अंतिम चरण में है, और वहाँ के जो ट्रेड मिनिस्टर है वो कुछ दिन में ही इंडिया में विजिट करने वाले हैं। ये एक न्यूज था सर। सर एक आ रहा था कि क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन कैंसिलेशन है, उस पे एक एडिटोरियल आया हुआ था सर, कि नॉमिनेशन कैसे कैंसिल बढ़िया होता है, उस प्रोसीजर को फिर से रिविजिट करने की आवश्यकता है उस पर। बढ़िया सर बढ़िया। सरोगेसी रिलेटेड भी न्यूज था, जिसमें से क्या बता रहे यदि हैं? पहला सरोगेसी रिलेटेड भी न्यूज था कि यदि एक बच्चा हाँ है हाँ, फिर भी यदि सरोगेट मदर को अपील किया जा सकता है या नहीं। ठीक है। सर एक और अच्छा न्यूज था कि अगर मतलब अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो लिखित रूप में जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसको देना होगा कि इस आधार पे हमने इसको अरेस्ट किया है, तो उसको लिखित रूप में देना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आया है। ओके। अच्छा ये बताइए सर आप एक लोग, अभी बिहार में, एक मिनट में है ना, फिर देंगे, मौका देंगे आप लोगों को। बिहार में अभी कुल कितने रामसर साइट्स हैं? ये सर बढ़ गया है 94 गोगा बिल सर 93 हो गया है, 93। टोटल सर 94 हो गया है। 94 टोटल नहीं 94 सर, हो गया है, 93 बिहार हो में गया। 6 हो गया। हाँ बिहार में 6 है सर, गोगा बिल, बिल्कुल। उदयपुर लेक मैं बिहार की कर रहा था, और बिहार में है ना, तो अभी हाल ही में सर गोगा बिल को बनाया गया है ना। रिसेंटली 3 जुड़ा है सर। एक तो उदयपुर लेक है, दूसरा ये था कि गोकुल है गोकुल झील है नहीं वो उदयपुर, उदयपुर लेक नारी लास्ट में नदी जुड़ा है। और ये है बेगूसराय वाला है अरे जो कांवड़ हाल झील। में 3 जुड़ा है उसके बारे में बोल रहे हैं। एक आदमी बोलो मछली मार्केट बना रहे हो सब। एक गोगा बिल है। लास्ट जी। अभी अभी करेंटली सर लेटेस्ट गोगा जो बिल है है। गोगा उसके बिल पहले जुड़ा है, जुड़ा था ठीक। उदयपुर लेक, और उसके पहले जुड़ा था गोकुल गोकुल लेक जुड़ा था। ठीक है। तो ये उदयपुर जो है आपको पता होगा, ये वेस्ट चंपारण में है। ये हाँ, सर और पश्चिम गोकुल बंगाल। लेक जो है, जी, गोकुल लेक कहाँ है? बक्सर में है सर। बक्सर सर। बक्सर में। बक्सर में। अब और घोगा बिल गोगा बिल कटिहार। जो है वो, और गोगा बिल जो है वो कटिहार में है, ठीक है। तो ये गोगा बिल वाला जो है चर्चा में है, एकदम नया लेटेस्ट न्यूज है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। तो रामसर वाला जो है सारा मुद्दा देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रामसर जो है वो है क्या, रामसर कन्वेंशन, रामसर कहाँ, मतलब जो सिटी है वो किस कंट्री में है, ईरान ठीक है। इसके बाद ईरान। हाँ, ईरान। ठीक है ना, ईरान में है। इसके बाद ये कन्वेंशन किस डेट से शुरू हुआ, किस ईयर से, भारत जब इसमें 1971 शामिल हुआ है? 1971 1971। 1971। बिल्कुल। कब मनाते हैं हम लोग रामसर डे, कब मनाते हैं? 2 फरवरी को 2 फरवरी को। 2 फरवरी 2 फरवरी। स्विट्जरलैंड डे। ठीक है। आप लोगों में से किसी को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में पता है? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। हाँ सर, मुझे पता है सर। यस सर। फिर मॉन्ट्रेस एक ग्रीन रिकॉर्ड हाउस दो इमिशन था सर इंडिया में। डिग्रेडेड सर, इसमें रामसर में जिसका और ज्यादा बुरा कंडीशन होता है उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। सर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब उस लेक के लिए बनाया जाता है जिसको काफ़ी थ्रेट पहुंच चुकी है या थ्रेट पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि लोकटक लेक को डाला गया था, और इधर सर लोकटक लेक को डाला गया था सर। केवड़ा और तो गाना भी है सर, राजस्थान। भारत में, भारत में चिल्का लेक सबसे को भी ज्यादा, डाला गया था सर, ठीक है, कुछ लेकिन निकल हटा भी दिया गया गया। बाहर, है ना? बिल्कुल हाँ। ये बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स अभी किस स्टेट में है?
सर तमिलनाडु तमिलनाडु सर तमिलनाडु दूसरा में उसके उत्तर बाद प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका सर साइट। रेणुका रेणुका वेटलैंड है सर। हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल तो प्रदेश ये में। रामसर से जुड़ा हुआ जो भी सॉरी मतलब वेटलैंड से जुड़ा हुआ जो भी न्यूज है वो सब आप लोगों को पता है। यहाँ से सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है? बनने की संभावनाएं जो हैं वो फैक्चुअली हैं, आप लोगों को सब आइडिया ही है। बड़ा छोटा भारत में सबसे पुराना कौन सा है, ये सब आइडिया है आप लोगों को। बिहार वाला भी सब पता ही है। तो यहाँ से क्राइटेरिया पूछा जा सकता है सर। क्राइटेरिया ठीक है, उतना डिटेल में शायद ही 10 मिनट का ही होता है आप लोगों का। इसमें बस क्राइटेरिया वगैरह जो भी हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब कि नाम याद रामसर रहे। में जोड़ने से क्या फायदा है, ठीक है? क्या इससे सही में कोई सुधार हो रहा है, पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है? या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो रामसर साइट्स होते हैं उसे पृथ्वी का वो कहते हैं हार्ट। किडनी, शायद किडनी कहते हैं, है ना? Yes, sir. Lakes are called kidney, like forests are lungs. सर फर्स्ट तो वेरी गुड। जो जो रामसर साइट बिल्कुल। होते हैं मोस्टली जो लेक हैं वो बहुत बड़ा कार्बन सिंक होता है सर। दूसरी चीज ये है कि सर इस पे बायोडाइवर्सिटी काफी डिपेंडेंट होती है। और अच्छा, इसको रामसर क्यों साइट कहते हैं किडनी, क्यों कहते इकोटोन हैं? वगैरह। सर वाटर रिचार्ज एक्चुअली सर सर फूड होता है, बायोडाइवर्सिटी। प्यूरिफिकेशन होता है सर, और कार्बन सिंकिंग होता है इसीलिए सर। जैसे किडनी प्यूरिफाई करता है सर हमारे ब्लड को, वैसे ही वहाँ पे सर वाटर रिचार्ज और कार्बन सिंकिंग ज्यादा होता है इसीलिए सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाढ़ से भी जिस बचाता तरह है सर। हमारे बॉडी में किडनी का बात कार्य से होता बचाता है हैवी मेटल जी। के प्रभाव को कम करना, उसी तरह रामसर साइट्स में जो भी स्टोरेज में कार्बन स्टोरेज होती है उसकी अच्छी, प्लस वो जितने भी हैवी मेटल है PM 2.5 लेवल है या PM 10 है उसको वो बहुत कम करता है हद तक। ये बहुत अच्छा बताइए। देखिए, जैसे ही बोला गया कि जो आर्द्र भूमियां है उसको किडनी क्यों कहा जाता है, तो पहले आपको तो ये भी बताना होगा कि किडनी का काम क्या है ना? वो छानता है, फिल्टर करता है। तो जैसे अभी ललन बता रहे थे, आप ये बताएंगे कि जो हैवी मेटल्स हैं उसको या जो भी प्रदूषक कारक हैं उसको छानता है, और जो पानी का है उसको भरण करता है, वाटर लेवल उसको एडजस्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स बताएंगे तो वो बढ़िया आंसर रहेगा, ठीक है? ओके। हाँ, तो देखिए मेरे हिसाब से रिसेंट में ये जो न्यूज है रामसर साइट वाला, ये आप लोगों का अच्छे से तैयार है। जिन लोगों को आइडिया नहीं था वो अभी जो डिस्कशन सुने होंगे उससे अपना आंसर तैयार कर लेंगे, और ये रिकॉर्डिंग भी रहेगा तो उससे आप कुछ पॉइंट्स निकाल के फिल्टर कर लीजिएगा। एक मुद्दा आपका जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि इस बार लगभग 5,000 लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, 5 से 6 हजार लोगों का, ठीक है? तो इसमें से मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू 10 से 12 मिनट, इससे लंबा नहीं चलेगा, ठीक है? आप लोगों को पहले भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा, तो मालूम होगा कि बीपीएससी का इंटरव्यू वैसे भी 10 से 12 मिनट तक ही चलता है, ठीक है? इसमें पहले तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह 2-3 मिनट लग जाता है, फिर 5-6 मिनट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एनालिसिस जो आप कर पाते हैं उसका जांच करता है। इसके अलावा फैक्चुअल जो जानकारियां हैं वही ज्यादातर वो लोग जानना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये रामसर साइट से जुड़ा हुआ जो भी इशू है वो सब आप लोगों को पता है। इसके अलावा जहाँ से कुछ जानकारी लेने वाली या एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन था तो वो भी आप लोग बना देंगे, ठीक है? बता सकते हैं। इस इशू को हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए, एक न्यूज और है जो आज कल में चर्चे में रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग इस तरह से ही चलेंगे, ठीक है ना? एक दिन में ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखेंगे, उसके बाद किसी एक मुद्दे पे डीप डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? इससे मुझको ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कशन में आ जाएगा और एक बेहतर हम लोगों की स्थिति होगी। देखिए, सर अभी एक न्यूज आप लोग जी आज के बताइए। न्यूज़पेपर में सर लेटेस्ट न्यूज़ था जो राइट टू वोट है। ललन, एक मिनट भाई, ठीक है ना? ओके। see, अभी जो है मुझको ऐसा लगता है एक न्यूज रहा है वंदे मातरम, उसका 150 ईयर्स हुआ है। भारत सरकार के द्वारा भी इस पे बहुत सारा किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद जो है भाग लिए हैं। इसके अलावा स्मारिका, इसके अलावा कॉइन जो है वो छापा जा रहा है, पीआईबी में छपा है, बहुत सारा लेख छपा है। इनफैक्ट जितने भी एडिटोरियल्स मैंने देखे, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर का हो या हिंदी न्यूज़पेपर का,
सब में इसके बारे में जानकारी दी गई। तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, ये इशू क्या है। सबसे पहले तो ये वंदे मातरम, इसके 150 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। तो आप ये बताएं, पहले हैंड राइज कीजिएगा, ठीक है, बहुत लोग हो जाते हैं, इसे क्लियर नहीं हो पाता है। पहले तो ये बताएंगे कि ये राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय गान है, ठीक है। रंजना बताइए। सर राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इसके अलावा इसको कहाँ से लिया गया और किनके द्वारा लिखा गया है, ये बताइए। सर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ से। आनंद मठ। आनंद मठ आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ और आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल, है ना। तो ये न्यूज थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्या है, ताकि इससे अगर वन लाइनर टाइप का पूछा जाए, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए तो बता दिया जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इन सब का आइडिया होगा। बेसिक जानकारी क्या है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। अब इसके साथ कुछ फैक्चुअल जानकारियां वो देख लीजिए। इसको लिखा गया था 1876 में, ठीक है, 1876 में। लेकिन इसका पहली बार प्रकाशन जो है ये 1882 में हुआ था, जब आनंद मठ जो उपन्यास है वो छप के आया, तब ये प्रकाशित हुआ। लेकिन इसकी रचना जो है वो 1876 में ही हो गई थी, इनफैक्ट 1875 में। इसके अलावा इसको पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में गाया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के द्वारा इसको राष्ट्रीय गीत के द्वारा रूप में अपनाया गया है। और इसका धुन किसके द्वारा बनाया गया है, तो अगर आप लोग कहीं लिख रहे होंगे तो लिख लेंगे, यदुनंदन नाथ भट्टाचार्य के द्वारा जो है इसका धुन बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये आनंद मठ उपन्यास जो है, इसमें एक पात्र है जिसका नाम है भवानंद, ठीक है। तो भवानंद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आर्टिकल में मिल गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भवानंद नामक जो है एक कहते हैं कि सन्यासी रहता है, उसके द्वारा ये गीत गाया जाता है। अच्छा, ये जो वंदे मातरम गीत है ये दरअसल है क्या, इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा, कि ये जो है भारत माता का चित्रण किया गया है इस गाने के। अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये भारत माता का चित्रण किया गया है, ठीक है, कि भारत माता कैसी है, सत्य श्यामला, है ना, देख रहे हैं, उसमें उनके कलर के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सुरभित जीवन दायिनी, इस तरीके से अगर आप उसका अर्थ देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भारत माता का चित्रण करते हुए इसको बनाया गया। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि इसको कितनी देर में गाना है? यदुनंदन या यदुनंदन या यदुनाथ? यदुनाथ भट्टाचार्य। सर एक चीज और है इसमें, इसको इंग्लिश में अनुवाद अरविंद घोष जी ने किया था वंदे मातरम को। बहुत बढ़िया, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब एक और न्यूज देखते हैं जो चर्चा में रहा है, ठीक है। आप लोग सर इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि आज पेपर में दिया था 7 अगस्त 1906 में पहली बार वंदे मातरम झंडा फहराया गया था कलकत्ता में। ठीक है, ओके। 7 अगस्त को ही आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जो है वो किया गया था। 7 अगस्त को हम लोग वो भी मनाते हैं, क्या कहते हैं, कपड़ा दिवस, है ना, टेक्सटाइल डे। इसके अलावा हथकरघा दिवस मनाते हैं, उद्योग दिवस हथकरघा दिवस है और भारत एक दिवस टेक्सटाइल डे, बिल्कुल, ठीक है। म्यूट कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, और ये भी अभी जो है चर्चा में रहा है, अलग अलग कारणों से चर्चा में रहा है। आप लोग ये नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। जोहरान ममदानी इनका नाम है, न्यूयॉर्क के मेयर ये नियुक्त हुए हैं, सबसे कम उम्र में ये मेयर बने हैं, ठीक है। तो इस न्यूज के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, पहले हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है।
अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं, इसका अलग अलग जो है कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जब ये मेयर बनने के बाद जब एड्रेस कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के स्पीच, है ना, उसके कुछ भागों को दोहराते हुए, कुछ हिस्सों को दोहराते हुए संबोधन किया। ठीक है, तो पहला तो ये चीज है। दूसरा ये है कि ये इनका चुनाव में जीतना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई आर्टिकल जो है इसको ट्रम्प सरकार के विरोध में जीतता हुआ प्रतीत बता रहे हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके रिवाइवल के तौर पर भी इसको देख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पे इनका जीत जो है उसको एक लेफ्ट विंग का जीत की तरह जो है दर्शाया जा रहा है। तो ये अलग अलग जो है मुद्दे हैं जिसकी वजह से चर्चा में है। आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी हो तो साझा कर सकते हैं। सर इनका सिंपल एक मतलब वक्तव्य है कि नेतन्याहू को वो मतलब गिरफ्तार करने के लिए बोले हैं कि वारंट जारी करें। अच्छा, ठीक है। और भारतीय मूल के माने जाते हैं अवल सर। एक सेकंड है ना, इंटरव्यू में सर सिंपल इन्होंने क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे पूछा जाए, सिंपली कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन सिंपल ये पूछ दे आपको कि जोहरान ममदानी अभी हाल में चर्चा में थे, या कह देगा कि मेयर न्यूयॉर्क के अभी नवीन मेयर नियुक्त हुए हैं, वो क्यों चर्चा में थे, या उनके साथ क्या विवाद है, या कुछ भी पूछ दे, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ। तो आपको सिर्फ उसका स्लाइटली कुछ चीजें बतानी है। तो जैसे अभी कोई मैम बता रही थी कि वो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं, उनकी माता जो है वो भारतीय रह चुकी हैं। पता है उनकी माता का नाम आप लोगों को? मीरा नायर। मीरा नायर, बिल्कुल। वो डायरेक्टर थी, मूवीज बनाती थी वो। उनके द्वारा बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं, जैसे नेमसेक बनाया था उन्होंने, है कि नहीं? फिल्म मेकर थे सर। बिल्कुल। तो ठीक है, बताइए फिर इनके बारे में, ये जो सर जोहरान इनमें ममदानी हैं एक चर्चा पॉइंट में। ये था कि मतलब अमेरिका में इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा है, खास करके न्यूयॉर्क सिटी में। और इन्होंने खुद खुद को एक इस्लाम को बताकर, ऐसा नहीं कि उसको छुपाकर चुनाव लड़ा, और वो बताकर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मतलब इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में इन्होंने चुनाव, एक इनका भी था ये। बिल्कुल, मतलब कि खास करके इन्होंने अकाउंट सर वो वहाँ पे बसेस फ्री की थी, वहाँ रेंट वगैरह थोड़ा कम कर दिए थे रहने के लिए, तो उस सब पे भी बहुत वर्क मतलब किए किए थे नहीं है, पब्लिक। मतलब वो इस अभी किए नहीं है ऐसा, बट उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई, है ना। बिल्कुल, और बताइए। सर उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि अगर शहर केवल अमीरों के लिए होगा तो ये शहर नहीं बल्कि कंपनी बन जाएगा। कैपिटलिज्म पे बात कर रहे थे वो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब कैपिटलिज्म के विरोध में बात कर रहे थे। यस सर, यस सर। और एक अच्छी वो बात सर ये है कि लेटेस्ट न्यूयॉर्क 18 में उसे मिली है, वहाँ की सिटीजनशिप 2000 अमेरिका की 2018 में लिया है वो, और इतने जल्दी यहाँ तक पहुँच गए। और वो युगांडा, मतलब उनके फादर साइड से वो युगांडा के ऐसे, मतलब वहां से उनका रूट भी है, युगांडा से भी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर वो न्यू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, मतलब जो न्यू नॉर्मल को एस्टैब्लिश करना, पुराने नॉर्मल को तोड़कर। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी लेफ्टिस्ट उनकी आइडियोलॉजी है, जो ठीक है कह सकते हैं। और कुछ कहना है आप लोगों को? ठीक है, तो इस न्यूज को आप लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी जो भी आर्टिकल्स देखें उसको थोड़ा पढ़ें, ठीक है, और एक बैलेंस्ड इसका व्यू रखिए। क्योंकि बैलेंस्ड व्यू इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे अभी से पहले, वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में भी देखे गए थे। इसके अलावा ट्रंप के विरोधी के रूप में भी देखा गया है। इसके अलावा मजेदार बातें मैं बताता हूँ आपको कि ये क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जीते हैं और ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जीते हैं। बहुत सारे डेमोक्रेटिक लीडर जो थे वो भी नहीं चाहते थे कि जोहरान जो है वो चुनाव जीते, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्य जो थे वो पार्टी छोड़कर स्वतंत्र रूप से खड़े हुए इनके विरोध में, ठीक है। उनकी पार्टी के लोग उनके विरोध में खड़े हुए। बहुत सारे कैपिटलिस्ट वर्ग के बहुत सारे उद्योगपति, उद्यमी जो थे, उन्होंने भारी मात्रा में पैसा लगाया ताकि ये चुनाव हारे, ठीक है। इस वजह से जो है ये चर्चा में रहे हैं। इसको आप लोग अपने स्तर पे भी देखिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बट फिर भी एक कहते हैं कि ओवरव्यू होना चाहिए कि ये मुद्दा क्या है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता भी है। जी बताइए मीकू, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, वो उनका बराक ओबामा का भी सपोर्ट था, ओके, एक तरह के इलेक्शन में सपोर्ट भी किए थे। ठीक है।
सर एक न्यूयॉर्क के मेयर का प्रभाव इंडिया यूएस रिलेशन पे क्या पड़ सकता है? देखिए डायरेक्ट उसका असर नहीं पड़ सकता है, बट हाँ इस तरीके से देखें कि वहाँ का जो मेयर का चुनाव होता है या वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। यही जो मेयर हैं या जो सदस्य हैं वही तो धीरे धीरे पार्टी में आगे के पदों तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर न्यूयॉर्क जो है कोई छोटा शहर तो है नहीं, ठीक है, दुनिया में इसकी पहचान है। तो उनके द्वारा जो मतलब मुद्दे उठाए जा रहे हैं या जिस पे वहाँ की जनता ध्रुवित हो रही है, केंद्रित हो रही है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है अमेरिका की राजनीति के केंद्र बिंदु में आ जाए और वहाँ पे राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बने। ठीक है, तो इस वजह से भारत और अमेरिका जो रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। इसके बाद वो भारतीय मूल के भी हैं, तो वहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में उनका भी उनसे जुड़ाव होगा, तो भारतीय डायस्पोरा जो है उससे भी उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा कुछ समय में। इस वजह से भारत सर अमेरिका संबंध भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। ठीक है, सर मेन मेन रीजन है। जी बताइए लल्लू, कुछ कहना है आपको? सर एक तो रीजन ये भी है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं भारत से वो अपना रूट जोड़ रहे हैं, और मतलब एक तरफ देखा जा सकता है। और दूसरी बात सर कि एलन मस्क, मतलब वहां पर जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे उनके अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प के अगेंस्ट है। और मतलब इंडिया पे इसका सर डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो प्रभाव पड़ सकता है ऐसे। जी वही वही मैंने तो वही कहा था अभी। ठीक है, ओके चलिए, तो ये हम लोगों ने 3 मुद्दे देखे, काफी इंपॉर्टेंट। आप लोग सब म्यूट कर लेंगे एक बार और सभी लोग हैंड डाउन कर लें। ठीक है, चलिए अभी देखिए हाल के वीक्स में इन दिनों एक और मुद्दा जो काफी चर्चा में है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का दूसरा चरण। ठीक है, तो इसका पता होगा आपको कि अभी से 1 महीने 2 महीने पहले बिहार में एफआईआर जो है एक बहुत गंभीर मुद्दे की तरह चर्चा में था। पक्ष विपक्ष, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है उसका भी इसमें हस्तक्षेप हुआ और फिर जाकर बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इलेक्शन कमीशन को, तो ये चर्चा में रहा था। हम लोगों ने उसको तब देखा भी था कि बिहार में इसका क्या प्रभाव है, क्या असर है, पक्ष विपक्ष क्या है और क्या होना चाहिए, ये सब देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब ये इसका दूसरा चरण होने वाला है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये सेकेंड जो चरण हो रहा है ये क्या है, क्यों चर्चा में है और इसमें विवाद के मुद्दे क्या है, क्यों इसको विवाद के रूप में देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसको विवाद के रूप में भी देख रहे हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि ये सेकेंड है और 9 स्टेट्स और 3 यूटीज में हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए इसके बारे में और कुछ जानकारी है आप लोगों को तो बताइए, हैंड राइज कीजिए। शाहीन बताइए, शाहीन आपको कुछ कहना है? सर बिहार में ऑलमोस्ट 66 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया गया था, और जबकि वहाँ 0 अपील गया इलेक्शन कमीशन को, तो ये भी रीजन हो सकता है। पश्चिम बंगाल में होने वाला है सर तमिलनाडु सरकार सर इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों विरोध हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार इसके विरुद्ध मार्च निकाली। ममता सरकार ने इसको विरोध किया है, फिर भी 84,000 फॉर्म वहाँ पे बढ़ चुका है। हाँ, तो ये सर यहाँ पे बांग्लादेश का जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे सर 100% तक 2002 से लेकर के 2025 तक 100% तक वोटों में बढ़त आई है, तो इस मुद्दे से भी वहाँ जरूरी बन जाता है। केंद्र राज्य टकराव के रूप में भी देखा जा रहा है, चूंकि तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में जो सत्ताधारी दल है अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता है तो एसआईआर पूरा करने में थोड़ी कठिनाई होगी। अच्छा एक चीज और है, उनके पास स्वयं का कर्मी नहीं होता है सर। कुछ भी चर्चा की एसआईआर बता तो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कर रहा है सर, स्वायत्त संस्था है, इसमें केंद्र राज्य। देखिए एक चर्चा का बिंदु ये भी है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो वहाँ असम में इलेक्शन होने वाला है, लेकिन अभी जो SIR 2 होने वाला है उसमें असम को वहाँ से उसमें नहीं जोड़ा गया, यानी वो जो संभावित 9 राज्य हैं उसमें असम को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अधिकांशतः वैसे राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें मतलब ऐसे बता रहे राजनीतिज्ञ बता रहे हैं कि उसमें एंटी बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो इन सब वजहों से मुद्दा असम वाले मामले में तो सर ये है कि उसमें जो रजिस्टर तैयार हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में उनके डायरेक्शन में तैयार हो रहा है, इसलिए उसको नहीं रखा गया इसमें।
जी, ठीक है, जो भी कारण है, बट अगर एसआईआर हो रहा है तो उसमें उसको डायरेक्टली हटा दिया गया, तो इस वजह से चर्चा में है, ठीक है। सर उसके वो बाद आधार आप कार्ड वाला सर एंटी बीजेपी सर, इसमें वैसा कुछ नहीं है, मतलब जहाँ इलेक्शन होने वाला है अगला साल वहीं ज्यादा, मतलब वहीं राज्य को इसमें ये किया गया, शामिल किया गया। ठीक, तो ये एसआईआर 2 वाला मुद्दा भी आप लोग को आइडिया है ही। इसमें जो है अगर आपको एक बैलेंस्ड व्यू रखना हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो कहते गाइडलाइंस है, आप उसको डायरेक्ट कोट करेंगे तो आंसर जो है बैलेंस्ड होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आधार कार्ड या इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शामिल करने के लिए बोला था, तो इस बार जो नया एसआईआर होने वाला है उसमें इलेक्शन कमीशन ने उन सबको शामिल कर दिया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ऐड कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। ओके, सर ये आधार गाइडलाइंस कार्ड के बारे में को और थोड़ा बताइएगा। आधार कार्ड को शामिल नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली कहा है कि जो उस पे आधार पे लिखा रहता है ये आपका पहचान नहीं है, ये आपके नागरिकता का पहचान प्रमाण नहीं है, ये आपकी पहचान है बस। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन थे उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, इसलिए हम आधार को शामिल नहीं करेंगे। इसको एक बार अब देख लिया जाए सर। हाँ बिल्कुल, तो आप सर ठीक कह रहे हैं। सर मैं ये मतलब कह रहा था, जरूरी नहीं क्यों हो गया तो ये? सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सर कहा गया है कि मतलब में ये नागरिकता का सर प्रमाण लेना वो इसमें शामिल नहीं है सर। नागरिकता का प्रमाण तो गृह मंत्रालय लेता है ना। बिल्कुल होम मिनिस्ट्री है। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर आपको इसका बैलेंस आंसर देना हो तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोटेशन है उसको आप वहाँ पे बोलेंगे, बताएंगे, तो आपका आंसर जो है बाइस्ड नहीं लगेगा। मैं बस ये कह रहा था, ठीक है ना। वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बाकी कुछ दिनों में हो सकता है इस पे डिटेल क्लास भी लिया जाए जब ये चर्चा में और बनेगा। जैसे अभी क्या होगा, धीरे धीरे बिहार इलेक्शन खत्म होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा मुद्दा ज्यादा चर्चा में रहता है, उससे संभावित प्रश्न रहने की संभावना है। अभी तो जो एडिटोरियल्स और जो न्यूज आ रहे हैं उससे हम लोग संभावित प्रश्न बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन पूछना था, मुझे आपकी राय मतलब जाननी थी सर। अभी काफी मतलब एज ए पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, बट इसमें जो इलेक्शन कमीशन पर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं वोट चोरी को लेकर, सर उस पर आपकी क्या राय है? उस पर अगर आप कह सकते हैं, अगर आपको इंटरव्यू पैनल के सामने आंसर करना होगा, ठीक है, तो फिर तो आप उसका बीच बचाव करते हुए ही आंसर देंगे। और इसके साथ आप ये चीज जरूर जोड़ दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और उससे अगर किसी भी प्रकार का या किसी भी ओर से जो है मतलब पक्षपात का आरोप आ रहा है तो उसको जो है अपना निष्पक्षता साबित करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो राहुल गांधी हैं, क्या कहते हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, तो उनके द्वारा अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उसकी जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर खुद की भी जांच करेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के हित में ही है, ठीक है। तो अगर आप ये इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करेंगे तो वो सही रहेगा वहाँ पे सर पैनल इसमें सर इसमें क्या क्या सर इसके मतलब लिए क्या सांसद होना सांसद चाहिए? में बहस या सुप्रीम कोर्ट में अगर उन्हें डाउट है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, संसद में भी एक बहस कर सकते हैं, या फिर ज्वाइंट कमेटी भी गठित की जा सकती है संसद या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सब भी डाला बिल्कुल जा सकता है सर। बिल्कुल डाला जाता है। मैं वही कहा कि इसका दो तरीका हो सकता है। एक तो आप खुद को ये मान के चलें कि आपको पैनल के सामने उत्तर करना है, तो जब आपको पैनल के सामने उत्तर करना हो तो आपका आंसर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि पॉपुलर न्यूज की तरह आपका उत्तर नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल देखेंगे तो किसी ना किसी तरफ झुका हुआ नजर आता है, तो उत्तर देते समय कोशिश करेंगे कि आपका आंसर जो है बिल्कुल बैलेंस हो, वो कहीं से झुका हुआ नजर नहीं आना चाहिए, है ना। आप ये कह देंगे कि ये संवैधानिक बॉडी है और इस पे अगर किसी भी प्रकार का आरोप लग रहा है तो उसकी जांच जो है हो जानी चाहिए। इसके अलावा अभी जो आप कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए या संसद भवन में जो है इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा जैसे वो है ना, कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एसोसिएशन फॉर एडीआर डेमोक्रेटिक, बिल्कुल एडीआर, उसका भी इस पे कुछ
आएगा ही पॉइंट, ठीक है। तो उन सबको देख के एक बैलेंस आंसर बताया जा सकता है, किसी भी तरह झुकाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो बैलेंस आंसर देंगे, वो अभी जो बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाला, वो सब पॉइंट्स बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सर और इस बार अभी इलेक्शन कमीशन का एक न्यूज जो है उसमें जी। सर 50 मॉक पोल पहले करवाए जा रहे हैं चुनाव से पहले, वो भी पोलिंग एजेंट के सामने। तो मुझे नहीं लगता है इससे कि कहीं वोट चोरी होगी। जी जी मैम, ठीक कह रही मॉक हैं। पोल का जो कंसेप्ट लाया गया है। हरियाणा वाले पे आया था ना, वो कोई मॉडल का काफी जगह यूज हुआ था फोटो। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो है, मतलब सर ईवीएम हैक हो सकता है? हाइड्रोजन बहुत बम का संभव जो ही कुछ है था अगर मामला। आप एक सेकंड ईवीएम अभी सब म्यूट रखिए। ये क्वेश्चन किन्होंने किया है अभी? यस ये सर। क्वेश्चन किनके द्वारा था? यस सर। आपने किया था प्रिया। ईवीएम हैक वाला? नो 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 सर, नो सर, सर मैंने ये मेरा इलेक्शन क्वेश्चन कमीशन। था सर। ओके ओके, सरिता बस जी मैं है ना पूछ मैम रही आप? हूँ कि सर वो हो सकता है टेक्निकली ऐसे ही, मतलब। अच्छा चलिए, ठीक है मैं मान सर, के ये चलिए कि नहीं आप एक सेकंड भाई प्लीज, है ना। इसको देखते हैं, इसको किस तरह से टैकल किया जाता है। सरिता जी, मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू पैनल में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सरिता जी आपको क्या लगता है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, या ईवीएम पर जो इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि ईवीएम को हैक करके चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, क्या इसमें कोई सत्यता है? ये सवाल मैं अगर आपसे पूछता हूँ, आप इसका उत्तर क्या देंगे? सर मैं तो ऐसे कहूंगी कि अभी तक तो कोई ऐसी मतलब नहीं देखने को मिली है जो भी घटना हुई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मतलब देखने को नहीं मिली है, लेकिन आरोप लगती रही है। तो मैं सीधे कहूंगी कि मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ यही इसमें सर मैं आप जो है आपसे ना, पूछना चाहती हूँ कि टेक्निकली हाँ मतलब हो सकता है। देखिए, अभी तक तो जितने कहीं पे भी इसका प्रूवन रिकॉर्ड तो नहीं आया है, हर जगह आरोप ही है कि नहीं? कोई प्रूफ करके बता देता तब कह भी सकते थे। सर ये तो पॉलिटिकल सर बयान है सर। ये सर शिक्षा मैं क्लास में नहीं होना चाहिए। सर प्लीज म्यूट टेक्निकली भी कीजिए देखे ना तो भाई, स्टैंड एलोन सिस्टम। नहीं, बस हम प्लीज पूछ म्यूट रहे कर हैं, लीजिए समझे ना। सर, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। इसको हेल्दी डिस्कशन में हम लोग रखेंगे ना, ठीक है। कोई सर बात नहीं, मैंने इलेक्शन करवाया है, मैं ये मान लेते हैं अगर मेरे से क्वेश्चन आएगा तो मतलब मैम सर मुझे एक नहीं सेकंड, लगता है। एक सेकंड सर, मैं पता है हमको, हमको मालूम है आप लोगों का उत्तर, क्या ठीक है। एक मिनट सर, मेरे पास म्यूट करने का नहीं है साधन, ठीक है, ये मैनेजमेंट के पास होता है, इसलिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ हमारा जो भी डिस्कशन हो ना, वो नॉलेज कितना है या इस पे नहीं होना चाहिए। हमारा प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि हम इंटरव्यू पैनल के सामने अपने उत्तर को किस तरह से रखेंगे। मैं इवन यहाँ तक कहता हूँ कि हो सकता है कि मुझसे ज्यादा पॉइंट्स भी आप लोगों को पता हो, ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे उत्तर कैसा करेंगे जिससे कि वो 90+ का जो हमारे कोचिंग की तरफ से बताया गया है वो हम लोग अचीव कर सकें, ठीक है ना। जहाँ तक सरिता जी वाला सवाल है, उसका उत्तर कुछ भी मान के चलिए, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को अगर पैनल के सामने इसका आंसर करना हो तो हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि उसको उसका जो है हैकिंग हो सकता है या मैनिपुलेशन हो सकता है। इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि चुनाव के बाद कुछ राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के द्वारा जो है ईवीएम हैक करने जैसी संभावनाएं या इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के का जो गाइडलाइन है वो भी बता देंगे। कोर्ट ने भी तो कहा है कि इस तरह का कोई कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कुछ केंद्रों पर अगर किसी को लगता है कि उसके गिनती में उलटफेर होता है या किसी प्रकार की गलती की संभावना नजर आती है किसी प्रत्याशी को, तो वहां पे वो दोबारा गिनती भी करवा सकते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा ये चीज। इसके अलावा हम लोगों को, आपको पता होगा, जब वोट देते हैं ईवीएम पे तो उसके साथ एक और पेपर भी उसमें गिरते चला जाता है, बैलेट पेपर, है वीवीपैट कि नहीं, वाला। वीवीपैट। तो इन चीजों को आप ऐड कर देंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है? आप तो सीधे नकारेंगे कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक एक भी इस तरह का मामला पता नहीं चला है, ठीक है, प्रमाणित नहीं हुआ है। और अगर इस तरह के की कोई संभावना अगर होगी भी, अगर होती है, तो उससे पहले ही जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसने ये कुछ पॉइंट्स बता देंगे, आप ये सब पहले से प्रयास करके रखा है। तो जिससे इस तरह की अगर कोई भी संभावना दिखती भी है तो वो भी कहीं ना कहीं गौन हो जाती है, ठीक है।
इससे आंसर आपका सर निश्चित दो हो तीन जाएगा। चीज इसमें मैं एक ऐड पॉइंट ऐड करना करना चाहूंगा चाहूंगा। सर। दो बिल्कुल तीन चीज बिल्कुल ये है कि सर इलेक्शन कमीशन वोट कराने से पहले 3 लेवल का सर रेंडमाइजेशन करती है। उसके बाद जब बैलेट पेपर छप जाता है उससे पहले सर कमीशनिंग करती है। और जो इतने सारी जो चीजें होती है ना वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने होती है। उसके अलावा सर अभी अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सर 18 देशों के प्रतिनिधि जो है अलग अलग कंट्रीज के जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हमारे यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर अगर एआई के ईवीएम हैक इसलिए नहीं हो सकता है कि वो कहीं इंटरनेट से जुड़ा नहीं हुआ है। अगर इंटरनेट से अगर कोई चीज जुड़ा नहीं हुआ है वो कभी भी हैक नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हैं जिसको बोला जा सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। वही सर इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, वही पॉइंट बोला था। सर इलन आरती मस्क का कभी कहना था कि ईवीएम हैक हो सकता है सर, लेकिन मतलब होता है प्रूफ नहीं, तो मतलब ऐसे इंटरव्यू में तो बोल नहीं सकते कि हाँ हैक हो सकता है। पर मतलब जो भी डिजिटल चीज़ें तो कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉनिक है तो हैक हो ही सकता है। पर बोला जाएगा जब प्रूफ तक नहीं मेरे पास, इसलिए तो बोल नहीं सकते कि हैक हो ही सकता है। हाँ, जब तक प्रमाण नहीं मिल जाएगा तब तक आप उसको नकारते ही जाएंगे, इस तरह की कोई संभावना नहीं। ठीक है सर वहीं पे इसमें जो आपने बोला आपका बोलने का तरीका इसमें सर की संभावना नहीं है, ये सटीक है सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे नहीं हो सकता। ये मेरे को क्योंकि अभी सर जो वो हैक करने वाला आया था जो इजराइल ने जो वो क्या बोलते हैं उसको जो हैक कर लिया था सर, मतलब वो जो तरीके से ब्लास्ट किया था। तो सर इस तरह जो आपने जो जवाब बोला ना कि संभावना नहीं है, ये हम लोग को इस पे अड़ी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बैलेंस उत्तर जो है वो आपको मैक्सिमम मार्क्स तक ले जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि इंटरव्यू में हर क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। संभावना से अच्छा तो ये भी बोल सकते हैं कि अभी तक इसके प्रमाण मतलब स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर इसमें एक ये भी जो भी क्वेश्चन इलेक्शन पूछा जा सकता है कि डेवलप कंट्री ईवीएम का क्यों नहीं यूज करती है। कह सकते हैं, बट ये भारत जैसे देश में जब एक टेक्नोलॉजी पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तो फिर इससे पीछे जाना मुश्किल है। इसके अलावा अभी तक ईवीएम पर जो भी सिर्फ दोष ही लगा है ना, आरोप ही लगा है, उस पर प्रमाण तो नहीं आया है। जब प्रमाण आएगा तो फिर सोचा जाएगा कुछ नया न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में भी न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में भी ये बात चली थी, एलन मस्क के द्वारा भी उठाया गया था कि यहाँ पे हम लोग जो वोट दे रहे हैं उसमें न किसी पहचान की जरूरत है, न आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन किसको वोट कर रहा है। वहां भी तो इस तरह की मांगे उठ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं उठ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, एक और मुद्दा देख लेते हैं। ठीक है, एक और, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो एक और इशू देख लेते हैं। अभी हाल के दिनों में एक और इशू बहुत चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कह सकते हैं कि सरकार को ऐसे फटकार लगाई गई, या कहते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि जो न्याय में देरी होती है, ठीक है, उसको लेकर, या कोई भी मामला जो है उसको मतलब कहते हैं ना कि कोर्ट तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, जैसे अभी वो है, क्या नाम है उसका जो जेल में है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के लिए था वो, उसमें वैधानिकता का चुनौती देने वाला याचिका दायर हुआ था। जी जी उसका सुनवाई को लेकर के था। तो बीआर गवई का सर 23 नवंबर को वो हटने वाले हैं, तो 24 नवंबर के पहले बोला जा रहा है कि इसका सुनवाई हो जाए। हाँ बिल्कुल है। मतलब मेरा देखिए एक मामला क्या था, मैं पहले आपको मामला बता देता हूँ। आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल छपे थे। ये न्यूज 30 अक्टूबर के आसपास का था, और उसके बाद 5 दिन तक जो है लगातार उस पर आर्टिकल छपते ही रहे। तो असल में क्या है कि ये मुद्दा जो है ना, जुडिशियरी वैसे भी एक बड़ा इशू है, और अभी जो है सर के द्वारा, रुपेश सर के द्वारा इस पे डिटेल में क्लास भी लिया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कुछ ना कुछ सवाल बन ही जाता है। ठीक है, सिंपल ये बन जाएगा कि इस न्याय व्यवस्था में अभी क्या क्या खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, या भारतीय न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको वो इशू बता देता हूँ कि था क्या। हाँ देखिए, एक इशू ये था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 37 साल बाद एक टीटीई को 50 रुपए घूस के मामले में बरी किया गया। ठीक है, 10 रुपए था सर, पता मुझे तो नहीं 50 रुपए ही था, 50 रुपए था। ठीक है, देखिए अब ये फालतू का हम लोग क्यों डिस्कशन, 10 और 50 में क्यों फंसना। जो मामला कुछ और है ना।
कि एक व्यक्ति जो है वो मर गया बेचारा, उसका निधन हो गया, 50 रुपए की बात थी और अब समझिए कि उसके परिवार को कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ा होगा। अब उसकी मौत के बाद कितने दिनों के बाद जो है उसको बरी किया गया इससे, है ना? तो इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले पे जो है फटकार लगाई गई और बोला गया है कि इस पे दिशा निर्देश जारी किया जाए। अभी जो नया हमारा कानून आया है सीआरपीसी वाला उसमें भी इसके बारे में कहा गया है, उसका सीआरपीसी का धारा 251 बी, उसके अनुसार भी कहा गया है कि 60 दिनों के भीतर आरोप तय होने चाहिए, लेकिन इसका अभी तक पालन नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो गाइडलाइन जारी करने का धमकी दिया है, बताया है कि अगर आप लोग खुद कुछ करें नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो है कुछ प्रयास करें। तो इस वजह से जो है ये चर्चा में है। अब हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि भारतीय न्याय प्रणाली में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहले ऊपर ऊपर से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? तो बताइए आप लोग, कोई हैंड राइज कीजिए। एक तो सर ज्यूडिशरी की तरफ से देखें तो बर्डन ऑफ केसेस जो है बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड ओवर सर, ऐसे आप लोग हैंड राइज करके रखें और फिर इससे ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? सचिन, आपको कुछ बताना है, बताइए। सर पहला इसमें लैंगिक असमानता है, दूसरा आपको सर इसमें एक सेकंड, सबसे बड़ा मुद्दा आपको जुडिशरी में लैंगिक असमानता का नहीं नजर सर आता है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन वो भी एक मुद्दा है कि अभी तो कोशिश इतना करें वर्ष कि हो गया, ठीक है, लेकिन एक जब भी जब महिला ने ठीक है, जब उत्तर करने का प्रयास करेंगे बाकी लोग, तो आप कोशिश कीजिए कि मतलब पहला पॉइंट जो है उसको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं, फिर सेकंड थर्ड, इस तरीके से 2-3 पॉइंट अच्छा अच्छा जब बता देंगे तो सबसे गंभीर पॉइंट होगा। उसके बाद आप फिर अलग अलग पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 पॉइंट जो शुरुआत का होना चाहिए वो बहुत दमदार होना चाहिए। उससे क्या ठीक होगा है कि हो सकता है कि वो 2-3 पॉइंट सुन के ही जो है वो पैनल वाले अगला क्वेश्चन कर दो, समझ जाए कि आपका डेप्थ है उस आंसर में, ठीक है ना? सर अगर आप सर मैं कहेंगे कि कोशिश केवल करता यही हूँ पॉइंट, हाँ बिल्कुल आप कोशिश कीजिए, मतलब सर। ये मुझको कहना था कि आप लोग आगे से जब भी आंसर करें तो शुरू का जो 2-3 पॉइंट है वो बिल्कुल दमदार होना चाहिए, ठीक है? जी बताइए, आप कोशिश कीजिए। सर अभी जो लॉ कमीशन थी उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, बताया था कि जो भारत में जो जजेस की कमी है वो उस पर फोकस किया था। पहला कि 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जजेस भारत में होनी चाहिए, लेकिन ये इसकी संख्या भी 21 ही है। ठीक दूसरा है, सर जो लोअर लेवल पे जो जजेस हैं उनके लिए सर जो कोर्ट रूम होता है वो 15% तक कमी है उसकी, जिसके कारण लोअर जजेस अच्छे से अपना फैसला नहीं दे पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। यस सर। तीसरा सर जो भारत का जीडीपी है उस पर सर ओनली 0.1% तक जजेस के मतलब न्यायिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी होती है, जो अभी बढ़ाने की जरूरत है इसकी। ठीक है, अब दूसरे लोगों को मौका देते सर हैं। सर मैं सर बोलूँ? एक पॉइंट ये हो सकता एक है सेकंड कि सर, मैम प्लीज, आपको बोला जाएगा, ठीक है? अगर आप सोचिए कि आपका पॉइंट सही में बहुत दमदार हो लेकिन सबका हो, फिर क्या करेंगे? सब एक साथ बोलने लग जाएंगे, है ना? एक एक ओके करके सर। करते हैं। सर मैं जी बोलूँ? चलिए। नहीं सर प्लीज, सरिता जी आप ही बताइए, पहले आप बोल रहे हैं कि आप सर एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसको मतलब जो इनइफेक्टिव है उसके वजह से भी मतलब यहाँ पास बहुत ज्यादा पेंडेंसी केस का है जुडिशियरी में। और सर एक पॉइंट ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बोल सकते हैं कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, जैसे कि और सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वहां पास रिप्रेजेंटेशन एक तरह से नहीं है जैसे बिल्कुल अदर कह सकते बॉडी में। हैं। क्योंकि सर देखिए इसमें बस इसलिए क्योंकि ये क्रिटिसाइज हो सकता है पॉइंट, अगर डाइवर्सिटी बोले तो फिर वहां पास बोर्ड मेंबर होंगे तो फिर उनको लगेगा कि शायद नहीं अच्छा नहीं, वो ये तो पॉइंट ना लगे। देखिए, जब जब आप ये कहती हैं कि जुडिशरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 14% के आसपास है, 14.97, तो जब आप ये पॉइंट कह सकती हैं तो आप ये क्यों नहीं कह सकते कि वहाँ पे SC, ST और OBC इन सबों का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम है ना? तो बिल्कुल कहा जा सकता है। और एक बहुत मिनट सारे सर रिपोर्ट जो है वो तो ये बोलता ही है ना, बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे हैं जो कहते भी हैं कि जो हमारा जो न्यायपालिका है उसमें समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनका उचित वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है? इसके अलावा जो भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म का जो चर्चा यस सर। रहता है जुडिशियरी में, वो यही तो है कि पहले से जो लोग विद्यमान है उसमें वही लोग आगे भी अपने परिवार के लोगों को पढ़ाते आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भारत की विविधता और जो उसकी अलग अलग कास्ट जो है या जो भी कह सकते हैं कि जातियां SC, ST, OBC हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है।
ये तो रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं, तो इसको बिल्कुल कोट कर सकते हो, कोई दो राय नहीं, बशर्ते सर कि उसका शब्द आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अंकल जज ओके सर सिंड्रोम सर बिल्कुल। एक अच्छा, आप रिपोर्ट में लोगों को मतलब एक चीज ऐसा और भी याद होनी चाहिए, तो जो हमारी राष्ट्रपति थी, उन्होंने अभी से, जहां तक मुझको ठीक याद आ रहा है, 5-6 महीने पहले जो उन्होंने ब्लैक कोट सिंड्रोम के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। ब्लैक कोट सिंड्रोम, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो हम सब करेंगे अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो तो। ठीक है, बिल्कुल सर ब्लैक, ठीक है, बता, मौका दिया जाएगा, ठीक है। ब्लैक कोट सिंड्रोम, इसके अलावा एक चीज और, अगर आप लोग जुडिशियरी से रिलेटेड चीजें अगर तैयार कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग जो अभी झारखंड हाईकोर्ट बना है ना, उसका जो वो है बिल्डिंग, उसके इनॉग्रेशन में हमारी राष्ट्रपति झारखंड आई हुई थी, वहाँ पे सीजे आई थे सभी, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, और बहुत सारे लोग थे। तो उसमें जो राष्ट्रपति जी का भाषण था, अगर आप लोगों को टाइम हो तो आप लोग उसको भी थोड़ा सुने। उसमें राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारी चिंताएं जाहिर की गई थी जुडिशियरी को लेकर। ठीक है, एक बड़ी चिंता ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेलों में बंद, जो बहुत गरीब हैं, ठीक है, आदिवासी समाज के हैं, जिनको पता भी नहीं था कि जो कृत्य वो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी रूप से अपराध है, ठीक है? और वो बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत निम्न कोटि के मामले थे, कोई बहुत बड़ा अपराध था भी नहीं, और इसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद जो है क्या, उसका ट्रायल नहीं हो पाया है, तो वो उसमें बंद है जेल में। कोर्ट में बड़ी उसका संख्या शुरू में ही नहीं हो सर, रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में। तो ट्रायल जो है हमारी पे चीफ जस्टिस, सॉरी, हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा ये सवाल उठाया गया था, तो हम लोग ये इसको कोट कर सकते हैं, और इसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं कि ये राष्ट्रपति महोदय ने कहा है, ठीक है? तो आपकी बातों पे प्रामाणिकता मिलेगी, ठीक है ना? इस तरीके से अगर आप बड़े-बड़े लोगों को कोट करते हैं उनके नाम के साथ, तो फिर पैनल जो है उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, कुछ चुनिंदा मुद्दों के साथ इसको वास्तविक जानकारियाँ दी, ठीक है? तो इस तरीके से आप पॉइंट आउट यशवंत कुछ, वर्मा विवाद भी कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप कुछ कोर्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे इलाहाबाद कोर्ट है। इलाहाबाद कोर्ट में 1/3 जो वो हैं लोग जो हैं वहाँ पे भर्ती हुए, वो कहीं न कहीं पहले से मतलब परिवार के ही सदस्य हैं, ठीक है? पूर्व के जो जज हैं, उनके ही परिवार के सदस्य हैं। तो आप इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि अभी तक भारत में एक भी महिला जो है चीफ जस्टिस नहीं बन पाई हैं, ठीक है? ये बता सकते हैं। अभी नागरत्ना आप जी लोग, का नहीं इसमें लगा था सर, वो भी नहीं हो पाएंगे शायद हाँ, से। सॉरी, हाँ, इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि अभी जो हमारे अब वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई, वो दूसरे दलित अ, वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो अभी तक जो है 52-53 चीफ जस्टिस बन चुके हैं, इसमें से मात्र 2 ही लोग ऐसे हैं इस वर्ग के जो इतने उच्च पद तक पहुंच पाए हैं, है ना? इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो बिल्कुल प्रमाण के साथ होंगे, ठीक है? इसके अलावा जैसे अभी कोई बता रहे थे विधि आयोग का रिपोर्ट, है ना? तो विधि आयोग ने भी कहा है कि हमारे यहाँ जो जज और कहते हैं ये पॉपुलेशन जो है हमारा, बिल्कुल, उसका जो रेशियो है वो भी 50 आप लोगों ने सही बताया था, जो कि अभी वर्तमान में मात्र 21 है। तो इसको आप कोट कर 21 है सकते सर, हैं। बाकी अमेरिका वगैरह में सर बिल्कुल, भी और भी कम है। और भी कम, 167 सर बिल्कुल, वन इसके अलावा मोर 5 करोड़ से अधिक मामले पॉइंट ऐड भारत करना में चाहूंगा सर, लंबित, ठीक है? कि 5 करोड़ इंडिया से अधिक, जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग हाईकोर्ट में लगभग आधे से ऐसे अधिक मामले हैं जो 5 साल से ज्यादा लंबित चल रहे हैं। सर मैं थोड़ा टाइम देंगे तो फिर हम इसको छोड़ेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो 5 करोड़ से अधिक मामले ऐसे हैं भारत में जो लंबित हैं। 50% से अधिक मामले हैं जो 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं, ठीक है? हाई कोर्ट में 1,500, इसके अलावा जो निचली अदालतें हैं उसमें भी 1400 से अधिक मामले ऐसे हैं जो 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, ठीक है? और भारत दुनिया में सबसे अधिक बैकलॉग वाला देश है। ये सब अभी हाल में जो आर्टिकल छपे हैं उसके पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की जो पद है 33%, ये अभी रिक्त हैं, खाली हैं, ठीक है? इसके अलावा अभी जनसंख्या न्यायाधीश अनुपात के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। फिर कॉलेजियम प्रणाली के कारण जो है नियुक्तियों में देरी होती है, ठीक है? उसके अलावा भाई भतीजावाद का उदाहरण दे सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला जो अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया, इसको आप कोट कर सकते हैं। फिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और जवाबदेहिता की कमी है, इसको भी कोट कर सकते हैं। जैसे न्यायाधीश पर अगर आपको एफआईआर करना हो, न्यायाधीश पर अगर आपको एफआईआर करना हो, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति पहले चाहिए, तब आप जाके इस पे एफआईआर कर सकते हैं। फिर महाभियोग प्रक्रिया जो है ये भी अप्रभावी है, इसका डर ही नहीं है न्यायाधीशों में।
इसके अलावा अभी तक जो है उसका ठीक से क्रियान्वयन भी नहीं हुआ है। अभी बीच में चर्चा में आया भी था, लेकिन फिर कहाँ हो पाया। महाभियोग जैसा जो प्रक्रिया है वो सिर्फ जस्टिस वर्मा नाम का का केस ही में है। सर। बिल्कुल, है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है कि भारतीय जुडिशियरी से जो है लोगों का विश्वास धीरे-धीरे घटा है। इसके अलावा जुडिशियरी पर जो है आरटीआई भी लागू नहीं होता है कि नहीं? इसके अलावा एक आरोप और लगता है कि जो केस अलॉटमेंट होता है विभिन्न न्यायाधीशों को, उसमें भी कहीं न कहीं पक्षपात होता है। कुछ दिनों पहले 2017-18 का न्यूज़ है कि जब 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, वो मीडिया के सामने आकर मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे, तो उन्होंने ये पॉइंट भी कहा था कि यहाँ जो मुद्दे हैं, जो मामले आते हैं, उसको भी आवंटित करने में ध्यान रखा जाता है कि कौन-सा केस किन न्यायाधीशों को दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिर प्रतिनिधित्व का कमी जो है उसका हम लोग बात कर ही चुके हैं कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व कम कम है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी इन सब का प्रतिनिधित्व की कमी है। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि हमारे जुडिशरी में प्रौद्योगिकी की भी कमी है कि नहीं? जो डिजिटल कोर्ट रूम है ये कम है, अभी हाल के दिनों में कुछ जो है सुधार इसमें हुआ है। इसके अलावा केवल 41% निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। ई कोर्ट परियोजना जो है बहुत इसकी धीमी प्रगति है कि नहीं? इसके अलावा आप गौर करेंगे कि जो न्यायालय है, उसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होता है ना? पता है ना आप लोगों को? न्यायालय में इंग्लिश लैंग्वेज उसको प्रेफ़रेंस दिया जाता है। अब यस जाके इसमें यस कुछ सर। सुधार हुआ है कि रीजनल लैंग्वेजेज़ भी इसमें ऐड होने शुरू हुए हैं, ठीक है? तो ये कुछ हाँ, सर एक चुनौतियाँ हैं। न्याय प्रक्रिया महंगी भी है, इसे भी जोड़ सकते बिल्कुल, हैं। महँगी है, ठीक कह रही हैं आप। सर उपराष्ट्रपति का जो ठीक है। स्टेटमेंट था उसको कोट कर सकते हैं ना, पूर्व जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। क्या था उनका स्टेटमेंट बताइए? सर उन्होंने बोला था कि जो 142 आर्टिकल है, तो उनको बोला था कि 24/7 चलने वाला मिसाइल है, और जो उन पर कोई भी न्यायाधीश उन पर आरोप लगता है, तो बताया था अगर नॉर्मल आदमी पर लगेगा ये रॉकेट की तरह चलेगी, और इन पर तो गधे के जैसा भी काम नहीं कर रहा है। डिस्प्यूटेड क्यों देना स्टेटमेंट वहाँ पे? ये एक्सट्रीम हो जाएगा। इसको सही शब्दों में आप बोल सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल, इसको सही शब्दों में अच्छे आप से कह सकते बना के, सर अभी तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही। हैं। जी, जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं, ठीक सर है। ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट था कि इंडियन जजेस जो है बस 165 दिन काम करती है 365 दिन में से, तो लेस हाँ ये तो देखिए वर्किंग बहुत डे अच्छा बहुत पॉइंट कम है, ये इस पे तो रिपोर्ट आया है बहुत सारा, इसीलिए और ये पेंडेंसी बहुत ज्यादा अच्छी पॉइंट अभी बताया आप, मैं मिस कर गया था 6 घंटे कि काम जो मतलब होती है। जुडिशरी में जो है ना वेकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इस पे जो कॉन्क्लेव वगैरह होता है मीडिया हाउसेस के द्वारा, इसमें चीफ जस्टिस से सवाल भी पूछा गया था डीवाई चंद्रचूड़ से कि जो जजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं, तो उन्होंने इसका बीच बचाव करते हुए कहा भी था कि जो है छुट्टियों के दिनों में भी जो है ना जज वो काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये सब उनको बताया गया था। लेकिन जो अगर रिपोर्ट की बात करेंगे तो अभी मात्र 180 दिन, अभी 163 बता रहे थे। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, उसमें बताया गया था कि 180 डेज़ के आसपास, यानी मात्र 6 महीने ही के आसपास ही जो है जो हमारा कोर्ट है वो संचालित रहता है। तो वर्किंग आवर भी 6 घंटे ही है सर, उसमें भी 45 आवर मिनट भी का कम है। लंच ब्रेक। बिल्कुल। तो इसको बताया गया था कि इसको बढ़ाकर जो है कम से कम 250 दिन, 280 दिन करना चाहिए, ठीक है? अब सोचिए खुद ही कि जो 5 करोड़ से ज़्यादा लंबित मामले हैं, और अगर हमारा इसी तरीके से स्पीड रहा, ऐसा ही चलता रहा, तो कहाँ से कोई सुधार हो पाएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 85,000 के आसपास लंबित मामले हैं, ठीक है? और 33 जज ही हैं, उसमें से भी वो बनता है बेंच बनता है, बेंच में 4-5 जज एक साथ होते हैं। तो अगर उसमें जल्दबाज़ी कैसे 85,000 का कैसे जजमेंट देगा, है ना? हमें इसका बेंच बढ़ाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी, ठीक है? तो ये सब जो है अब आप पॉइंट आप बताएँगे, अब मैं इसको डिस्कशन के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है? अभी तो सर हम लोगों ने ये डिस्कस पुलिस किया। पुलिस सुने रिफॉर्म्स ना, न्याय प्रणाली का पार्ट नहीं हो सकता है इसका आंसर में ऐड? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इसको बाद में जोड़ेंगी, शुरुआत में आप नहीं बताएगा। आप जब अपने पॉइंट को कंक्लूड कर रहे होंगे, तो आप इसमें ये इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि जुडिशियरी जो है उसको जो पुलिस व्यवस्था है, उसके साथ जो है सहसंबंधित होना चाहिए। पुलिस व्यवस्था के में जो अगर आमूल-चूल सुधार लाया जाए, तो ऑटोमैटिकली जो है जुडिशियरी में केसेस की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके से जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है? देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया जुडिशरी की समस्याओं को, ठीक है? जुडिशरी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। इन्हीं प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशन निकलने वाला है, ठीक सर है? एक जैसे क्रॉस सॉल्यूशन क्या, क्वेश्चन होते हैं। एक सेकंड मैम, आप लोग बीच में बोलने लग जाते हैं, मैं खुद ही तो मौका देता हूँ। इतना मौका दूसरे क्लास में मिलता है क्या? है ना? फिर भी आप बीच में, आप पॉइंट मिस हो जाएगा ऐसे ना।
सॉरी मैं सर। ये कह रहा था कि नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने आप लोगों को समस्याएं बताई, तो कोई भी समाधान जो है उन समस्याओं से ही निकल के आता है। आप उन्हीं चीजों को सुलझा के बताएंगे समस्याओं को, तो वही कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा। जैसे एक समाधान ये हो सकता है कि जुडिशरी में जो कार्य दिन दिवस हैं 180 है, उसको अगर हम 250 तक ले जाएं तो सुधार की ओर प्रगति होगी, है ना। जजों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि समस्या क्या था, जजों की संख्या कम है, तो इसका समाधान क्या होगा कि जजों की संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आप अगर आपके पास कोई फैक्ट है, कोई रिपोर्ट है, आप उसको कोट कर देंगे तो वो प्रमाणित हो जाएगा। अगर आप नहीं भी देते हैं तो फिर भी सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी में जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब एक बार हैंड डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं एक एक करके आपको ओपन करता हूँ। चलिए अंकित बताइए, अनिकेत, सॉरी अनिकेत। यस सर, सॉल्यूशंस। जी बिल्कुल, सॉल्यूशंस बताने हैं आपको। सॉल्यूशन सर, एक तो कुछ स्पेशल केसेस के लिए फास्ट ट्रैक। आप बताइए 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन, ओके सर। जी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए कुछ स्पेशल केसेस के लिए, जैसे जमीन वगैरह विवाद के लिए जिसमें ज़्यादा केसेस आते हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ आवर जैसे आपने बताया वो बढ़ानी चाहिए। ठीक है। देन सर ये कॉलेजियम सिस्टम आई थिंक सर रिमूव करना चाहिए, क्योंकि अच्छा एक हमारे सेकंड, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा, यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू पैनल में सीधा ये कह देना कि कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसको हटा देना रिफॉर्म, चाहिए। ओके, रिफॉर्म करने की जरूरत है हाँ सर, रिफॉर्म आप कह क्योंकि सकते हैं। ठीक है, ये सर रिफॉर्म सॉरी सर एक्सट्रीम वर्ड होगा उसमें। एक्चुअली उपेंद्र कुशवाहा हमारे लॉ मिनिस्टर ने बोला था कि 250 फैमिली अभी तक कंट्रीब्यूट किया हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को, तो उसमें डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है। और सर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अभी सर 2 ही शेड्यूल कास्ट के जज हैं 34 में से, और एक ही विमेन। ठीक है, दर्शित आपको बताना है कि आप 3 पॉइंट बताएं, 3 पॉइंट जो आपको लगते हैं, कोशिश करें कि पॉइंट्स रिपीट ना हो। बताइए रंजना, बताइए रंजना। हाँ यस दर्शित सर, बताइए। सर मेरा एक मिनट, तो जजेस का बढ़ाना चाहिए। प्लीज जल्दी आंसर क्या कीजिए। ठीक है, बोलिए दर्शित। जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरा सर जीडीपी का सर 1% या 2% कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और तीसरा सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कोर्ट में बहुत कमी है, उसको फिल करना चाहिए। ठीक है, रंजना बताइए। हाँ सर, मेरा इसके पक्ष में मतलब समाधान में ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, और दूसरा लोक अदालतों को मजबूत किया जाए। तीसरा कि कार्य दिवस तो बता ही दिए, बढ़ाना चाहिए। सर चौथा है कि वैकल्पिक जो विवाद समाधान है, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, इसका भी वैकल्पिक विवाद अब समाधान के रूप में इन्हें अपनाना चाहिए। ठीक ठीक, ओके ओके। अलका मैम, अलका जी क्या, अलका कुमारी। सर पुलिस की संख्या और सरकारी वकील की संख्या बढ़ानी चाहिए। ओके, अव्वल बताइए आप। जी सर, मैं इसमें जितने पॉइंट है सर बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले सर जो रिपीट नहीं हुआ है मैं उस पर करता हूँ। जैसे वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग को और भी काम करना होगा, एक्सपर्टीज बढ़ानी होगी जुडिशियरी में, जो कि एट पार ग्लोबल लेवल पे नहीं है। ब्लैक कोट सिंड्रोम को हटाना होगा, नेपोटिज्म पे काम करनी होगी सर, कॉलेजियम सिस्टम को रिविजिट करना होगा, और एडीआर में जितने सारे ऑर्गन आते हैं उस पे उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जितने सारे टेक्निकल जो भी आते हैं उस पे काम करनी होगी सर, और बेंचेस और इम्प्रूव करके बनानी होगी, और जजेस का मतलब इंक्रीज करनी होगी सर। ये सारे पॉइंट। अभी देखिए एक शुभम के द्वारा एक मैसेज आया है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर कोट करेंगे। ठीक है, अगर मेरे से मिस हो गया था तो आप लोग प्लीज इसको ऐड कर लीजिएगा। ये तो एकदम शुरुआत का पॉइंट होना चाहिए ये कि भारत को एक ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग यूपीएससी और ये सब बनाते हैं उस तरीके से। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा एक रीजनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, संविधान में बिल्कुल इसका भी प्रावधान है, तो ये किया जा सकता है। सर उसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनाना है वो कोर्ट के अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। क्या क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइए।
सर ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात हो पिछले बार भी की गई थी, लेकिन कोर्ट द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये हो सकता है कोर्ट के अंदर वो संस्था कमीशन। हाँ, तो कोर्ट जो है वो ठीक है, संविधान जो है मतलब एग्जीक्यूटिव और वो नहीं बना सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी जो है वो अपने तरफ से जो कुछ इस तरह का प्रयास कर सकता है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुडिशियरी में शामिल हो सकें। ठीक है सर सर दो रीजनल चीज बेंच मैं ऑफ ऐड करना सुप्रीम कोर्ट चाहूंगा भी तो सर। विवाद का विषय है सर। जी, क्या बता रहे हैं, फिर से बताइए। सर रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी तो विवाद का विषय है सर। बिल्कुल। उस अच्छा, पे इसके साथ एक काउंटर दो क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, हम करेंगे वर्किंग डिस्कस। आवर्स और वर्किंग डेज बढ़ाई जानी चाहिए। सर दो हाँ चीज मैं बिल्कुल। ऐड करना चाहूंगा सर। पहला चीज तो एआई अभी मेजर रोल प्ले करेगा सर, लिस्टिंग से लेके हर चीज में। और दूसरा सर ये जो ऑनलाइन सुनवाई है सर, उसमें सर समय और संसाधन ऊर्जा तीनों की बचत होगी। जिसके पास पैसे नहीं है वो लोकल जगह पे भी एक कुछ बना दिया जाए, वहां से भी वो कर सकते हैं सुनवाई। तो ये दोनों चीज मेरे को लगता है कि बढ़िया होगा। सर एक बहुत पॉइंट बढ़िया। छूट गया था सर, मैं ऐड करूं सर? जी जी बिल्कुल कीजिए। सर एक था सर कि जो ट्रस्ट अभी डेटोरिएट कर रहा है जुडिशियरी पर से सर, उसको स्ट्रेंथनिंग करने का काम करना चाहिए सर। ठीक है। सर एक ठीक है। पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जी ऐसा कहा बताइए जाता है बताइए। जस्टिस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो किनका इसीलिए हमें किनका थोड़ा लाइन है? जुडिशियरी सिस्टम ये को, लाइन किनका है? जी ये लाइन मुझे याद नहीं है सर, तो ये इसलिए थोड़ा मार्टिन फास्ट करने का जरूरत है। ठीक है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लाइन है। ये सब आप जरूर याद ओके रखिए, अगर सर। आप कोट करेंगे तो पूछ पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि किसका लाइन बोल रहे हैं। ठीक है ना, बहुत फेमस कोटेशन है, पूछा जा सकता है। अच्छा पॉइंट आप बोलिए। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा 1 से 1.5 मिनट बहुत होगा इस क्वेश्चन पे, तो ध्यान रखें कि ज्यादा भूमिका नहीं देना है। आपसे पूछे कि इंडियन जुडिशरी की क्या चुनौतियां हैं, आप सिंपल कहेंगे कि सर वर्तमान में इंडियन जुडिशरी की निम्न चुनौतियां हैं, या मुख्य रूप से मुझे ये चुनौतियां नजर आती हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, जब तक वो बस नहीं कह देंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कशन ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाए। ठीक है, हमारी तैयारी इतनी हो जाएगी कि हमारे पास 10 पॉइंट हर इशू के बारे में तैयार होगा, वो खुद कह देंगे बस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सर अगर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स दिखाता है कि आवर जुडिशरी इज फेल्ड, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या, फिर से बताइए क्या बोल रही हैं? सर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जैसे पुलिस इनकाउंटर कर देती है, तो वो क्या जुडिशरी के फेल्योर को दिखाता है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता इसको है तो नहीं नहीं नहीं, इसको डायरेक्ट जुडिशरी से नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये अलग मुद्दा है, उसको उस तरीके से डील करना चाहिए। और इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि कहीं भी संविधान भी और ये जो जस्टिस का जो कहते हैं ना कि नेचुरल जस्टिस का जो मुद्दा है, वो कभी भी इनकाउंटर और इन चीजों को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, ये फिर हो गया वो जंगल राज वाली बात है ना, मत्स्य न्याय। ठीक है, तो वो चीज मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, बिल्कुल वो चीज जो है ह्यूमन में सही नहीं है। ये एक्सट्रीम है, कई बार हो जाता है, लेकिन इस चीजों को जुडिशियरी कभी बढ़ावा नहीं देती। अगर ये चीज अगर मान के चलिए सही हो जाए, फिर जुडिशियरी की जरूरत क्या है? ठीक है ना, तो इसको एक बैलेंस आंसर हम लोग निकालेंगे अगर इस तरह का मुद्दा न्यूज में रहा तो। ठीक है ना, चलिए, और कुछ आप हाँ लोगों को सर, कहना है? ब्लैक कोट पॉइंट ऐड कर सिंड्रोम के सकते बारे हैं। में थोड़ा सा। ब्लैक कोट सिंड्रोम सिंपल ये समझिए कि हम अभी अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना इस तरह की हो जाए जिससे हमको कोर्ट जाना हो, तो हम चाहेंगे कि हम कोर्ट ना जाएं, इधर ही किसी तरीके से काम चला लें। कोर्ट जाने में हमको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमको उसका प्रक्रिया ही नहीं पता है, इतना जटिल है कि समझ में नहीं आता है। मेरे मतलब मेरा मामला लेके जब एक वकील जज के सामने प्रस्तुत होता है, तो वो इस तरीके से भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है कि एक सामान्य नागरिक समझ नहीं पाता है, और उसको न्याय प्रक्रिया से डर लगने लगता है, यानी उस काले कोट से डर लगता है। इसी को ब्लैक कोट सिंड्रोम कहते हैं सामान्य अर्थों में। ठीक है, समझ गए? जी सर। जी। और आप लोगों को भी कुछ कहना है तो बताइए, क्या होता है ब्लैक कोट सिंड्रोम? सर एक क्वेश्चन था कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें सर एआई महंगा मतलब महंगा जज का न्याय जगह ले प्रणाली, सकता है? इसमें सर एक्सपेंसेस को भी इसमें रिलेट किया गया है ब्लैक कोट सिंड्रोम में, बिल्कुल और बिल्कुल, मैं वही लैंग्वेज कहा ना को कि भी किया गया डर है। लगता है। बिल्कुल, लैंग्वेज को भी किया गया है। ठीक है, जी। क्वेश्चन क्या था राहुल आपका, बताइए।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मतलब पैनल से ये कुछ हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एआई जज का मतलब रिप्लेस कर दे तो मतलब ये कहाँ तक उचित है, आप इसे मतलब कैसे मतलब देखते हैं, तो इसको किस तरह आंसर करेंगे? अभी तो इसको सीधे नकार देंगे, है ना। और इसकी जगह पर आप ये कहेंगे कि सीधे जुडिशरी में जज की जगह पे एआई को लाने से अच्छा है कि इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकती हैं, जैसे कि न्यायिक, जैसे अभी तो बता रहे थे कोई कि एआई को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लिस्टिंग में कर सकते हैं, ट्रांसलेट करने में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो हमारा सुनवाई होती है ना, उसको लिखा भी जाता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वहां पे जज नहीं बना के जहां जहां संभावनाएं हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की, वहां पे हम लोग एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे। सीधे जज तो नहीं बना सकते, वो बोलना भी मेरे हिसाब से घातक हो जाएगा। सर अभी किसी हम लोग कंट्री में द्वारा सर एआई का, लिखवा सकते हैं। हाँ बताइए। सर किसी कंट्री में एआई मिनिस्टर मतलब याद तो नहीं आ रहा नाम, लेकिन कोई कंट्री एआई मिनिस्टर नियुक्त अल्बानिया किया है, तो इंडिया में सर अल्बानिया एआई का जज वगैरह तो मतलब अपॉइंटमेंट का मतलब होता है ना, मे बी मतलब हो सके इसलिए मतलब क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, पूछ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी उसको नकार ही देना चाहिए। अभी तो सर मतलब कोई सर अगर एक आर्टिकल। पॉइंट था, ये भी हो सकती है कि जो भी जज होंगे, मतलब एआई जज होगा तो उसको तो जैसा फीड किया जाएगा, जो भी उसको प्रोग्रामिंग होगा वैसा वो जस्टिस देगा, जैसे कि कोई भी एआई मैनिपुलेशन होता हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक कह इसमें रही हैं। जस्टिस थोड़ी ना होगा ऐसे। सर ब्लैक कोट सिंड्रोम को मतलब हम काउंटर करने के लिए जो प्रो बोनो सर्विस एक टर्म आया था, उसे भी तो यूज किया जा सकता है ना। कौन सा टर्म मैम? सर प्रो बोनो सर्विस की हर लॉयर जो है वो मतलब फ्री में केस लड़े कुछ। कह सकते हैं, सुधार के लिए तो कह ही सकते हैं, है ना। सर इसमें सर एक पॉइंट जो इशू रिलेटेड था सर जुडिशरी में, उसमें इशू में है, इसमें सेलेक्टिव इंटरवेंशन हम लोग अदर टू ऑर्गन के साथ डाल सकते हैं क्या सर? मतलब इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए क्या क्या है। जैसे सर मतलब कुछ इशू पे जैसे लेजिस्लेटिव हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, तो उसके साथ ये जो इन लोग सेलेक्टिव किसी खास टॉपिक पे इंटरवेंट करते हैं सर, जैसे सीओ मोटो लेके वो सब सारे इशू में सर ये पॉइंट बोल सकते हैं क्या कि ये भी एक इशू है हाँ, जुडिशरी में? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या नहीं बोलेंगे। और टेक्निकल एक्सपर्टीज वाला सर जो ग्लोबल लेवल पे है उसको बोल सकते हैं? हाँ देखिए, वर्ल्ड लेवल पे जो कुछ भी सुधार या जो कुछ भी नवाचार हो रहा है ना, नई चीजें, उसको तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं कि देखिए ये देश में इस तरह हो रहा है, तो हमें भारत में भी करना चाहिए, ठीक है। तो सर उसमें मेरा सर ये एक भी ध्यान इशू आ जाएगा ना सर कि वहाँ का डाइवर्सिटी, वहाँ का एक हाँ अलग वही कल्चर वही सिस्टम है। अभी हम वही कह रहे थे कि भारतीय समाज की संवेदनशीलता को देखते हुए, है ना, जो भी सुधार यस भारत में लागू होने जैसा आपको दिखे तो आप उसको बोलिएगा, जो नहीं हो सकता है उसको अभी नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ है ही कि भारतीय समाज में क्या क्या संवेदनशील मुद्दा है कि नहीं? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी कि मैम बोलिए। मतलब मे भी वो पूछ सकते हैं, मतलब हम पूछ रहे हैं बस आपसे कि अगर वो जैसे कि अभी जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पे जूता फेंका गया, तो ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि ये आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानती हैं या फिर एक दलित। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं ये पहले, डिटेल जी में सर। डिस्कस कर चुके सर हम हैं अभी हम। किए हैं सर। अच्छा सॉरी। बिल्कुल, आप इसको जो है ना, बहुत हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस किए थे, और बहुत सारा पॉइंट आप लोगों के द्वारा बहुत बेहतरीन बताया गया था। इसका रिकॉर्डिंग होगा मैम, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक। ब्रीफ कर देते हैं इसको हम कि उसको आप कहीं से भी डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि ये जूता फेंकना जो है वो दलित न्यायाधीश के ऊपर फेंका गया था, ठीक है, बल्कि आप ये कहिएगा कि वो जूता संयोग से ऐसे व्यक्ति पे फेंका गया जो कि दलित भी था, और इसके पीछे जो ओरिजिनल कारण है आप वो बता दीजिएगा। कारण क्या था कि उस व्यक्ति की अपनी मान्यताएं थी, तो चीफ जस्टिस के द्वारा जो हाल के दिनों में जो मतलब वो दिया गया था ना, एक निर्णय दिया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला मामला था, उसको आप कोट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये कहीं से भी दलित विमर्श नहीं है, बल्कि वो एक सामान्य और अलग मुद्दा है, हो जाएगा उसी से, है ना। और इसके सर साथ एक मेरा पॉइंट भी ये एक जो, क्वेश्चन है। जी मैम बोलिए।
सर जैसे ये इशू हो गया कि मतलब सीजीआई को डिसरिस्पेक्ट करना, फिर वो कैश एट डोर केस आया था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जेंडर इनसेंसिटिव जो भी ऑर्डर्स या डिग्री दिए हैं वो सब, तो सर ये सारे के अगेंस्ट लोगों के अंदर जो है जस्ट जुडिशरी से मतलब ट्रस्ट डिटोरिएट हो रहा है, ऐसे केस पे हमें क्या जवाब देना होगा? आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के इशू, इस तरह के मुद्दे जरूर आते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, अभी भी भारत में जो न्याय प्रणाली है अभी भी उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोगों को न्याय प्रणाली पे बहुत भरोसा है। ठीक है, और इसको हम भी देखेंगे और डिटेल में। अच्छा, एक एक क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन हम रखते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, और एकदम सब हैंड डाउन कर लीजिए, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए सब। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी और शिक्षा है ना, इसके अलावा जाति, रोजगार, इस तरह की बहुत सारी संवेदनशील समस्याएं हैं, ठीक है, जो मानव की जिंदगी से डायरेक्ट जुड़ी हुई है ना। यहाँ तक कि जो आर्टिकल 21 कहता है कि मनुष्य की गरिमा में जीवन का जो अधिकार है वो भी सही से लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे देश में, ऐसे समाज में, जो दिल्ली जैसे नगर पालिका में कुत्तों के अधिकार को लेकर जो मुद्दा बना, कुत्तों के अधिकार को लेकर जो विमर्श उठा और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया गया था उसको भी पलटना पड़ा या वापस लेना पड़ा, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या जो एनिमल मतलब क्या कहते हैं उसका, जो पशु अधिकार है वो मानव अधिकार से ऊपर होता जा रहा है? मतलब ये समझिए ना, इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो इस तरह से, तो इसका एक बैलेंस उत्तर क्या हो सकता है? ठीक है, पहले हाथ ऊपर हो जाने देते हैं, 3-4 ही अभी तक हैं। ठीक है, चलिए सच्ची नाम बताइए पहले। साहिन, साहिन, सॉरी साहिन। साहिन बताना है आपको? अवल बताइए, अवल। हाँ जी सर, मैं इसमें सबसे पहले ये तो कहना चाहूँगा सर कि एक ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन इथिक्स का जो बात होता है सर, वो तो एक अलग है, उसके लिए अलग कार्य करना चाहिए सरकार को और जुडिशरी को भी। और लेकिन एज ए जो एनिमल है उनका भी एक अपना राइट है, क्योंकि वो भी इस धरती पे रहने के लिए उनका भी सेम अधिकार है। अगर देखा जाए कि जो नेचर ने जो धरती को बनाया वो सबके लिए बनाया, तो इस केस में उनके लिए भी एक अलग अगर तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। जुडिशरी ने जो सुओ मोटो लिया तो वो भी एक अच्छा स्टेप है, और मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूँ। ठीक है, और कोई? सर प्रिया, इसमें प्रिया मैं बताइए। कौन बोल रही है? बोलिए, जो बोल रही, बोलिए, कोई बात नहीं है। सर इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये बात से मतलब ये है कि जो भी ह्यूमन को मतलब आदमी को है उनको कई राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 के अंदर गरिमापूर्ण अधिकार, जीने का अधिकार है। लेकिन वही जो एनिमल है उनको इस तरह से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहुत ज्यादा नहीं दिए गए हैं। तो अगर कोई इस मतलब एनिमल के प्रति कोई सेंसिटिव है हमारे देश में ही कोई नागरिक, मतलब एक नागरिक का कोई ग्रुप, तो ये मतलब एक पॉजिटिव सेंस है कि हम लोग एक इससे न सिर्फ एनिमल राइट्स को बल्कि ह्यूमन राइट्स के प्रति भी हम सेंसिटिव एक तरह से हो रहे हैं। ओके, हेलो जी बताइए। सर, जिस तरीके से मानव जो है क्रिएशन ऑफ गॉड है, क्रिएशन ऑफ नेचर है, उसी प्रकार से डॉग भी क्रिएशन ऑफ नेचर है। और कहीं भी ऐसा नहीं है एक्सेप्ट जो ह्यूमन स्क्रिप्चर है या ह्यूमन रिटन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज ए नो एब्सोल्यूट राइट ऑफ मैन टू लिव ऑन अर्थ। तो सर सबका अधिकार है, मतलब हर प्राणी का है, तो उसके लिए भी होना चाहिए। और दूसरी चीज ये चीज है सर कि हमें ह्यूमन टू ह्यूमन बनने के लिए हमें नेचर के लॉ को मानना पड़ेगा। ठीक और है, नेचर का अच्छा लॉ अच्छा, है सर। इसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब अभी इस डिस्कशन में अभी आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य के अधिकारों के साथ कुत्ता या ये जो जानवर है उनके अधिकारों को भी जोड़ना बिल्कुल सही है। ठीक है, यही आप लोग कह रहे थे? ओके, अब सर इसमें हम इसमें ये एक जोड़ चीज देते और हैं। बैलेंस इसमें करना पड़ेगा तुलना सर। करना ही क्यों है सर अधिकारों को? बैलेंस ये करना पड़ेगा कि सर वो सब तो अभी जो बताया है जितने भी मित्र वो सब तो सब सही है सर, लेकिन जो भी जो कुत्ते जो भी हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनके द्वारा जो क्रुएल्टी की जाती है, बच्चों को नोच लिया जाता है,
कई बार ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं। तो इस तरह के जो है उसको उसकी बात हो रही है कि उसको वो एक जो शेल्टर है वहां पे जमा करने की, सभी की बात नहीं हो रही है। तो इसको ऐसे बैलेंस किया जा सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो है ना हम एक दिन और देखेंगे बढ़िया से, क्योंकि टाइम भी 11 बज रहा है। ठीक है, और अच्छे से देखेंगे, और इसमें देखिए और एडिशनल क्वेश्चन भी और ऐड हो सकते हैं ना, अगर इसमें आप इस तरह से बोलेंगे तो इसमें ट्रिक करने के लिए ऐड कर देंगे, तो फिर यहाँ जो जानवरों को मार के जो है ना, कैसे जैसे मीट है उसको खाते हैं लोग, ठीक है, तो फिर वो बकरों के अधिकार कहाँ गया, है ना, या सर बलि बलि का। अधिकार पर सर मनुष्य और पशु के अधिकार का बात करें तो इसमें तो कोई तुलना ही नहीं है सर दोनों के अधिकारों में। ये कह ठीक है, सकते थे कि समाज में है तो तालमेल होना चाहिए, पशु और मनुष्य जो भी है एक तालमेल बैठा तो कर के आगे इसमें बढ़ना इसमें हम लोग जो है एक अच्छा आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग मनुष्यों के डॉग टॉपिक के लिए, ठीक है, ओके, देखिए इसमें ये चीज है कि मनुष्यों सॉरी, अगर जानवरों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य खड़ा होता है, तो फिर ये सेलेक्टिव क्यों है, फिर ये सिर्फ कुत्तों पे जाके क्यों सीमित हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वैसे ही लोग जो इसमें ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कुत्तों के मामले में, इसी समाज में बहुत सारे वैसे लोग भी हैं जो मनुष्यों के दर्द पे भी अपना मतलब उनका दिल नहीं पिघलता है, समझ रहे हैं ना। तो ये मामला जो है इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है, और ये ट्रिक वाला क्वेश्चन हो सकता है पैनल में, तो इसका एक बैलेंस आंसर बहुत जरूरी है अपने पास होना, ठीक है। रोज ही मुर्गा खाया जा रहा है सर। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, इस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए मिर्जा गालिब का एक बहुत बढ़िया शेर है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कि वो कहते हैं कि रगों में दौड़ने इरशाद। के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना निकले तो लहू क्या है। तो इसका मतलब है कि जो खून है ना, खून इसका बहने का ही काम है, हमारे नसों में बहेगा ही, ठीक है। तो मजा तो तब आ जाए कि जब किसी दूसरे का दुख दर्द देखकर ये खून जो है हमारे आंखों से आंसू की तरह बह के निकले, है ना, तो उसको कहे हैं मिर्जा गालिब कि रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना निकले तो फिर लहू क्या है ना। तो इस तरीके से आप कोट वोट करेंगे इंटरव्यू में, है ना, इस मामले में कि सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग कुत्तों के लिए सेंसिटिव हो रहे हैं, लेकिन ये जानकर और खुशी होती कि ये सेंसिटिवनेस जो है इसका पैमाना व्यापक होता, अन्य जानवरों तक होता, मनुष्यों तक भी होता। इस तरीके से जोड़ के हम लोगों को चालाकी से निकलना है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। और एट लास्ट आप लोगों को क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं। सर एक मुद्दा चलो है जो सर। मैं चाहूंगा कि डिस्कस किया जाना चाहिए बाद के क्लासों में। अभी बांग्लादेश ने क्या किया सर, ग्रेटर बांग्लादेश का एक संकल्पना दिया है, जिसमें भारत के कुछ राज्य, बिहार, झारखंड, इनको शामिल किया है, और जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड थे उनको एक बुक के तौर पर आर्ट ऑफ ट्रम्प करके उनको गिफ्ट किया है। और कहीं ना कहीं सर इनका प्लानिंग है भारत में, मतलब इस टाइप के वॉयलेंस को ठीक है, क्रिएट करना। मैं समझ गया, है ना, इस पे कर लेंगे हम लोग डिस्कस, ठीक है, ओके। चलो मेरा सर। चलो सर, मेरा एक बात है कि सर न्यूज़पेपर ग्रुप में सर न्यूज़पेपर नहीं आता है, प्लीज सर मतलब आगे मैनेजमेंट को थोड़ा इन्फॉर्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल कह देंगे, ठीक है। क्लास बंद करने वाले हम लोग, कुछ कहना है आपको, कह सर सकते हैं, मैंने अभी रखें। ऐप सर मैं डाउनलोड एक किया। चीज कहना चाहूंगा सर, जी बोलिए। केमिस्ट्री का नोट्स के लिए सर मैंने 3-4 बार मैसेज किया है सर ग्रुप में, कभी पर अभी तक सर उसका नोट्स नहीं प्रोवाइड किया गया सर। एक बार आपके स्तर से हो सके तो सर। हाँ बिल्कुल मैं कह दूंगा, ठीक है।